हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू ओएसिस एडुजन। और आज हम न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे फॉर द डे 20 जून 2025। एंड ये न्यूज़पेपर एनालिसिस आपको क्यों फॉलो करना चाहिए? क्योंकि ये न्यूज़पेपर एनालिसिस सिर्फ करंट अफेयर्स से नहीं, स्टैटिक के साथ आपका करंट अफेयर्स एक साथ प्रिपरेशन करवाता है। प्लस यहाँ पे हम देते हैं आपको मेंस रिलेटेड जो एनरिच्ड नोट्स, ताकि एग्जाम्पल, फैक्ट, ये सारा चीज़ आप ऐड कर सको। बेसिकली आपका जो स्टैटिक नोट है उसको ही अपग्रेड ये करवाता है, एंड दैट्स मेक द डिफरेंस। ठीक है, और मेंस के इश्यूज भी हम कुछ, या प्रीलिम्स भी स्टोरी टेलिंग के माध्यम से भी हम सीखते हैं। जो लॉजिक नहीं, बस याद रखने के लिए कुछ कहानी के माध्यम से भी हम याद रखते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल एंड टू द पॉइंट न्यूज़पेपर एनालिसिस है, नो बकवास। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट है पीवाईक्यूज के बेसिस पे या ट्रेंड पे, तो वही हम फॉलो करते हैं। तो फॉलो करके ज़रूर देखना, एक हफ्ता तो देखना, आपके खुद के प्रिपरेशन में यू विल सी अ मच पॉजिटिव डिफरेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पहला न्यूज़ है, ईरान मिसाइल स्ट्राइक हिट्स इजराइल हॉस्पिटल। तो ये मेनली, ये न्यूज़ जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये हुआ क्या कि ईरान ने इसराइल के हॉस्पिटल में अटैक किया। ठीक है, जहाँ पे बहुत लोग इंजर्ड हुए, डेथ हुआ। ठीक है, तो ये करना उचित है क्या? नहीं, नहीं है। तो ये कुछ कन्वेंशन या कोई तो कुछ होगा जहाँ पे लिखा होगा कि हॉस्पिटल में अटैक नहीं करना चाहिए। तो वो है जेनेवा कन्वेंशन। तो अगर एग्जाम में प्रीलिम्स में ऐसा आता है कि जेनेवा कन्वेंशन डील्स विद हॉस्पिटल एंड इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, तो वो करेक्ट कर देना, क्योंकि ये कहता है कि वार के दौरान बिना, अनलेस की कोई वार्निंग हो या कुछ मिलिट्री पर्पस के लिए कुछ हो, बट टारगेट हॉस्पिटल को नहीं करना चाहिए, वो इलीगल होता है। ठीक है, वो वायलेशन होता है। तो वही ईरान ने वायलेट किया इस जेनेवा कन्वेंशन का। ठीक है, तो ये तो हमें एक आइडिया हो गया, अब प्रीलिम्स में आता तब सकोगे। साथ ही साथ ये थोड़ा सा कौन से कंट्री का कौन, ये इतना ध्यान नहीं रखने से भी होगा कि ईरान एंड इसराइल, बस इतना ध्यान रखो। कभी कभी दिस टर्म वाज इन न्यूज, तो क्या रिलेटेड, ये याद रखना। तो शहब एंड सेजील अगर आता है, दैट इज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल ऑफ ईरान। ठीक है, तो कंट्री याद न रखो बट मिसाइल। देन ये हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, आयरन डोम एंड एरो 3, ये क्या है? ये भी मिसाइल है। कभी कुछ आ जाएगा कि हाँ ये मिसाइल है या नया कुछ स्पीशीज डिस्कवर किया गया, तो वो थोड़ा याद रखना। ठीक है, तो अभी हम बेसिक डिफरेंस मोटा मोटी जान लेते हैं कि जेनेवा कन्वेंशन का बेसिक आइडिया में होना चाहिए प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो जेनेवा कन्वेंशन क्या करता है एक्चुअली? दिस डील्स विथ, जेनेवा कन्वेंशन का काम क्या है एक्चुअली? दिस डील्स विथ ट्रीटमेंट। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर। ठीक है, प्रोटेक्ट ये करता है हॉस्पिटल को। ठीक है, मेडिकल स्टाफ को प्रोटेक्ट करता है, एंड ह्यूमैनिटेरियन जितनी भी सर्विस होती है वो प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ताकि हॉस्पिटल में स्टाफ को, पेशेंट को कोई टॉर्चर ना करे, रेप, सेक्सुअल वायलेंस ना हो उनके प्रति। तो यही करता है, यही अभी ईरान ने वायलेट किया बाय अटैकिंग, दैट इज सोरोका मेडिकल सेंटर इन साउदर्न इसराइल। ठीक है, तो ये तो हो गया कन्वेंशन। ये फॉर्मुलाइज कब हुआ था? 1949। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन। ये वाला फैक्ट थोड़ा सा याद रखना। एंड बाकी कन्वेंशन चार होते हैं, सेट ऑफ 4 ट्रीटीज। तो डिफरेंस आपको थोड़ा तो पता होना चाहिए। फर्स्ट कन्वेंशन डील करता है, इट प्रोटेक्ट वॉन्डेड एंड सिक सोल्जर्स। ठीक है, ये तो कॉमन रहेगा हर चीज में, बट ऑन लैंड ड्यूरिंग वॉर। ठीक है, जमीन में क्या करता है कि इट ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन मेडिकल एंड रिलीजियस पर्सनल, मेडिकल यूनिट्स, मेडिकल ट्रांसपोर्ट। तो ये तो चलो जनरल टर्म है, ये तो याद रख ही लोगे। बस ये डिफरेंस याद रखना कि ऑन लैंड होता है फर्स्ट जेनेवा कन्वेंशन। सेकेंड वाला कन्वेंशन यही प्रोटेक्ट वोंड एंड सिक एंड शिपविकट मिलिट्री पर्सनल एट सी ड्यूरिंग वॉर, ये समुंदर में। ठीक है, और ये थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन है कि दिस कन्वेंशन रिप्लेस द हॉग कन्वेंशन 1907 फॉर द एडेप्टेशन टू मैरीटाइम वॉरफेयर टू द प्रिंसिपल ऑफ जेनेवा कन्वेंशन। तो बस ये याद रखना कि हाँ, सेकेंड जेनेवा कन्वेंशन ने रिप्लेस किया था हॉग कन्वेंशन को। ये तो ये प्रीलिम्स में स्टेटमेंट वाइज आ सकता है, तो थोड़ा सा ये इंटरकनेक्टेड आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन जानना चाहिए। बाकी ये समुंदर, ये जमीन, पहला वाला। ठीक है, अब थर्ड वाला क्या करता है? इट अप्लाइज टू प्रिजनर ऑफ वॉर। जो मान लो अभी ईरान में फाइट हो रहा है वर्सेस इसराइल, तो अब होता है ना कि इसराइल के जो आर्म्ड फोर्सेस है, इनके जो मिलिट्री पर्सन है, ईरान ने अपने वहां जेल में रख दिया, सोचो। तो जब वार खत्म हो जाएगी या सीज हो जाएगी ना, तब ईरान को इनके जो प्रिजनर्स ऑफ वार है ना, इनको छोड़ना होगा, और इनको तब मेडिकल, इनकी जो भी ट्रीटमेंट रहती है वगैरह, जो भी ह्यूमैनिटेरियन सर्विस रहती है, उनको दिया जाना चाहिए, क्योंकि हक से तो जीना है। मीन्स अब
वो इंजर्ड हुए होंगे, तो वैसा ही याद रखना, ठीक है। तो प्रिजनर ऑफ वॉर में कौन सा, थर्ड जेनेवा कन्वेंशन। और फोर्थ जेनेवा कन्वेंशन क्या है, इट प्रोटेक्ट सिविलियंस इंक्लूडिंग दोज इन ऑक्युपाइड टेरिटरी, मीन्स वो ईरान में ऑक्युपाइड हो या इसराइल में जो भी हो, लेकिन सिविलियंस को प्रोटेक्ट करना कौन सा, फोर्थ जेनेवा कन्वेंशन। तो इसके अंडर ही अगर आप हॉस्पिटल में हो, ठीक है, एंड वहां पे सिविलियंस को अटैक कर रहा है, तो ये वायलेशन हुआ ना जेनेवा कन्वेंशन का। तो यही आपको जानना था न्यूज। देखो न्यूज तो ये था, बट बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए कि यही सब सवाल पूछते हैं, ठीक है। तो योर एग्जाम इज ऑल अबाउट 80% स्टैटिक ओनली, ये स्टैटिक का ही है। आईआर, फिर जो भी आप पढ़ते हो कन्वेंशंस ये वगैरह, ये सब स्टैटिक में ही ये सारा है, बट करंट है तो आपको ये बैकग्राउंड पढ़ना है, एंड देयरफॉर लोग बोलते हैं कि हाँ करंट है, बट एक्चुअली में स्टैटिक ही रहता है, ठीक है, 80%। तो ये चीज़ें आप ये कर लेना अटेम्प्ट, ठीक है। और ये वाला तो करंट अफेयर्स प्योर है, ये टर्म भी याद रख लेना। तो चलिए हमारा दूसरा न्यूज जो आज है वो क्या कहता है कि स्टेट मेड गुड प्रोग्रेस इन रिड्यूसिंग मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। तो देखो न्यूज में ये है कि हमारी जो असम है, असम में एमएमआर मीन्स मैटरनल मोर्टेलिटी रेट वो काफ़ी हद तक डिक्लाइन हुई है, जो अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात ये है कि असम की जो मोर्टेलिटी रेट है वो कम है किस किस स्टेट से, सॉरी, मध्य प्रदेश, यूपी, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़, ठीक है। तो ये अच्छी बात है ना, इन चारों स्टेट से भी एमएमआर जो रेट है असम में कम हुआ। तो इम्प्रूवमेंट क्यों होता है, देखो किसी भी अगर मैटरनिटी रिलेटेड चीजें होती है ना, मीन्स उसमें न्यूट्रिशन आ जाता है कि हाँ बच्चे एंड माँ सही से खा रहे हैं कि नहीं, नॉर्मल कॉमन सेंस, ये कुछ याद रखने की चीज नहीं है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज की, हाँ वो हॉस्पिटल में जाके डिलीवरी कर रहा है, ऐसा नहीं कि घर पे किसी को बुला के वो लोकली, तो वो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, ठीक है ना। प्री डिलीवरी पोस्ट डिलीवरी जो केयर होता है ना, एंटीनेटल केयर होता है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सही चाहिए, तो ये जनरलाइज कुछ टर्म है, इसमें रट्टा मारने की नहीं है। अगर आप मेंस में भी लिखते हो तो थोड़ा सोच के लिखना ये सारा टर्म्स, एंड प्रीलिम्स में स्टेटमेंट वाइज आता है तो जनरलाइज टर्म तो सही ही होता है, ठीक है। अब हमें देखना है कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट रेशियो, सॉरी, दैट इज मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो होता क्या है। इट्स द नंबर ऑफ मैटरनल डेथ पर 1 लाख लाइफ बर्थ, ये याद रखना। 10,000 आ जाएगा तो आप गलत कर लोगे, 1 लाख ये याद रखना ड्यूरिंग ए गिवन टाइम पीरियड। तो मैटरनल डेथ होता क्या है कि डेथ ऑफ ए वुमेन वाइल प्रेग्नेंट, जब वो प्रेग्नेंट है, या फिर विद इन 42 डेज ऑफ डिलीवरी, मीन्स या तो वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, या फिर डिलीवरी के, सॉरी, डिलीवरी के 42 डेज के अंदर वो उनका अगर डेथ होता है तो वो हम मैटरनल डेथ कहते हैं, ठीक है। तो इंडिया में नेशनल एवरेज मैटरनल डेथ कितना है, 97। असम पहले बहुत मीन्स अच्छा नहीं था रिजल्ट, हाईएस्ट एमएमआर था, तो वो बुरी चीज़ है, लेकिन अब इम्प्रूवमेंट देखा गया है। एंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कौन सी है, केरला, ठीक है। तो वही है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, वो सबसे एक मेजर फैक्टर है, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होगी तो अच्छे से खाना, अच्छे से देख रेख, अच्छे से कॉम्प्लिकेशन, ये सब हम इश्यूज टैकल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बोथ हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और इम्प्रूव हेल्थ रूरल हेल्थ सेंटर के साथ अगर मिलके हम बूस्ट करें हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर को, तब ये एमएमआर और भी घटेगी। तो कुछ स्कीम्स है जो एमएमआर रिडक्शन को सपोर्ट करता है, दैट इज जननी सुरक्षा योजना, दैट इज कैश दिया जाता है इंसेंटिव्स, ताकि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को लोग जाए। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, इसमें फ्री एंटीनेटल चेकअप्स किया जाता है ऑन द 9th ऑफ एवरी मंथ, ताकि बेबी एंड माँ दोनों ठीक है वो देख सके। लक्ष्य इनिशिएटिव इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ मैटरनल केयर, लेबर रूम में मैटरनल केयर की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव किया जाता है। पोषण अभियान, पोषण मीन्स न्यूट्रिशन ही होगा, तो न्यूट्रिशन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग, जो माँ बच्चों को दूध पिलाती है, दैट इज लैक्टेटिंग मदर्स, दोनों की ही ये प्रोटेक्शन फोकस करती है। देन ममता स्कीम, ये दो स्टेट बेस्ड स्कीम है, ठीक है। ममता स्कीम इंश्योर टाइमली ट्रांसपोर्ट एंड डिलीवरी केयर इन रूरल एरियाज, ये याद रखना, अर्बन नहीं रूरल एरियाज, ठीक है। देन असम दुलारी कन्या स्कीम, सपोर्ट फॉर गर्ल चाइल्ड एंड मैटरनल हेल्थ, ठीक है। तो ये दोनों स्टेट वाइज जीएस पेपर 5 में अगर आता है तो आप एग्जाम्पल कोट कर सकते हो। ऑल्सो ये सारे स्कीम आप नोट डाउन करके रखना अपने मेंस के जीएस पेपर, कौन सा 2 में भी आपका है ना हेल्थ इश्यूज, सिलेबस में है मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ, हेल्थ वेलफेयर स्कीम, तो वहाँ पे ये लिख के रखना कि गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव लिया गया है, स्टेप्स ऑलरेडी टेकन, ठीक है। ये एमसीक्यू साथ में सॉल्व करना। तो चलिए अभी देखते हैं हमारा नेक्स्ट न्यूज।
वो क्या कहता है कि कलागुरु's जीनियस एंड टाइमलेस अपील। तो 20 जून को राभा दिवस के तौर पे हमारे असम में मनाया जाता है टू कॉमेमोरेट लिगेसी ऑफ किनका, विष्णु प्रसाद राभा। ठीक है, तो इनको कला गुरु कहा जाता है ड्यू टू हिज एक्सट्रीम कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स, कल्चर, पेंटिंग, लिटरेचर, थिएटर, हर चीज में वो बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, तो इसलिए हम उन्हें कहते हैं कला गुरु। कला, कला मीन्स क्या होता है, आपके पास क्या कला है ना, खूबिया। तो बर्थ प्लेस उनका ढाका, दैट इज ब्रिटिश इंडिया में ढाका तब था, अब बांग्लादेश में है। कहाँ पे रेस्ड हुए, असम में। ठीक है, एथनिक ओरिजिन उनकी क्या है, बोरो राभा ट्राइबल बैकग्राउंड। ठीक है, तो उनके एक्सेलेंस के लिए ये टाइटल उन्हें दिया गया कला गुरु। ठीक है, उनको और एक नाम से भी जाना जाता है, दैट इज सैनिक शिल्पी। ओके, एंड कौन कौन से मोमेंट में पार्टिसिपेट किए थे, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में किए थे। ठीक है, उनकी आइडियोलॉजीज मार्क्सिस्ट और लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी को वो मानते थे। ठीक है, ऑल्सो ये भी एक फैक्ट है कि ही डोनेटेड 2500 वीगास ऑफ लैंड टू पीजेंट्स, एंड इसलिए उनका एक स्लोगन है हाल जार माटीटार। ठीक है, एंड राभा संगीत उनके नाम से भी है, जो फोक क्लासिकल असमीज म्यूजिक है। कंबाइन कौन कौन सी चीज वहाँ पे रेवोल्यूशन दिखाया जाता है, मीन्स दर्शाया जाता है। ठीक है, रोमांस, रूरल लाइफ, ये 3 थीम है उनके जो राभा संगीत के। ठीक है, एंड उनको, वो असम के फर्स्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट है जिन्होंने स्टडीज की एथनिक कल्चर पे, जहाँ पे उनकी एक जो वर्क है वो है बनो कोबांग, जो ट्राइबल ट्रेडिशन के बारे में हमें और ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, उसके बारे में उन्होंने इस पे बताया है। देन उनकी एक्सेलेंसी थी तांडव नृत्य में, एज डांस पेंटिंग तो उनका स्किल था। ठीक है ना, देन प्रेस्ड बाय लेजेंडरी डांसर उदय शंकर जी ने भी उनको प्रेस किया था। ठीक है, ऑल्सो राभाजी वॉज एसोसिएटेड विद ज्योति प्रसाद अग्रवाला एंड हिमांग विश्वास, दैट इज कल्चरल रेवोल्यूशनरीज ऑफ असम के चलते भी उनकी बहुत सारी कंट्रीब्यूशन रही। उनके मेमोरीज, जो उनके लिगेसी को हम प्रोटेक्ट करते हैं वाया कलागुरु विष्णु राभा पार्क है, कलागुरु संगीत महोत्सव करते हैं। ठीक है, तो दीज आर सम फैक्ट्स। तो पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी आता है। ठीक है, अब मेंस में भी GS 1 में कल्चर में आ सकता है असम, और GS 5 पेपर में भी आ सकता है। असम के साथ इंडियन कल्चर को मैच करके कंट्रीब्यूशन लिखो, तो वहाँ पे आप कोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपना नोट्स जरूर से अपग्रेड कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट न्यूज जो हमारा है वो है RBI इश्यूज प्रोजेक्ट फाइनेंस नॉर्म्स फॉर बैंक एंड NBFCs। ठीक है, तो हम पहले ये देखते हैं कि न्यूज क्या है। न्यूज ये है कि RBI इंट्रोड्यूस न्यू फ्रेमवर्क फॉर प्रोजेक्ट फाइनेंस टू इम्प्रूव रिस्क बेस्ड मॉनिटरिंग एंड लॉन्ग टर्म फंडिंग स्टेबिलिटी। अप्लाई किस किस बैंक में होता है, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक एंड NBFCs। ठीक है, तो हम अभी देखते हैं कि प्रोजेक्ट फाइनेंस एक्चुअली है क्या। बस आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि टर्म ऐसे प्रीलिम्स में आ सकते हैं। इट्स अ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट। ये याद रखना, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो फंडिंग वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस, उसे हम प्रोजेक्ट फाइनेंस कर सकते हैं। ठीक है, on the projected cash flow of the project rather than the balance sheet of sponsor, used for large scale venture like highways, power plant, metro rail। obviously infrastructure industrial project में तो यही सारे होंगे ना, तो ये कॉमन सेंस लगा के ये दोनों कनेक्शन थोड़ा याद रखना, बस बेसिक आइडिया होना चाहिए। प्रीलिम्स में आंसर तो आपके सामने ही होता है। ठीक है, ये कुछ फैक्ट्स है न्यूज़पेपर में, इसी न्यूज़ के अंडर था, तो मैंने आपको सोचा कि बता दूं ताकि प्रीलिम्स में आप मार्क्स सही करो। प्रोजेक्ट फाइनेंस रिलायंस ऑन प्रोजेक्ट कैश फ्लोस, कोलेटरल में नहीं, प्रोजेक्ट कैश फ्लो में रिलाई करता है। ठीक है, RBI इज द सोल रेगुलेटर फॉर NBFC, ये सारे फैक्ट याद रखना, इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग आर्म्स। न्यू नॉर्म्स एनकरेजिंग स्टेज गेटेड फंडिंग, मतलब रिलीज ऑफ फंड आफ्टर की माइलस्टोन होने के बाद ही फंड रिलीज किया जाएगा, दैट इज स्टेज गेटेड फंडिंग। प्रोविजन रिक्वायरमेंट इज हायर इन अर्ली स्टेजेस टू रिफ्लेक्ट रिस्क। ठीक है, वो तो कॉमन सेंस है। देन एस्क्रो अकाउंट, एस्क्रो अकाउंट के थ्रू हम क्या करेंगे, जितनी कैश फ्लो होगी उसको मॉनिटर एंड हम कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो ये बस थोड़ा बेसिक आइडिया होना है, आपको ज्यादा डेप्थ में ये नहीं जानना है, खुद इतना नहीं है, बहुत सारे सिलेबस है वो पढ़ो, बस इसे नोट डाउन करके रखो। ठीक है, अब NBFC वो तो हमारा स्टैटिक पार्ट में आता है इकोनॉमी में, तो जान लेते हैं थोड़ा सा फिर से रिवाइज की क्या है। इट्स रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, पहले कंपनीज एक्ट 1956 था।
ठीक है। एंगेज्ड इन फाइनेंशियल एक्टिविटी लाइक लोन्स, इन्वेस्टमेंट, लीजिंग, हायर परचेज, दे डू नॉट हैव ए बैंकिंग लाइसेंस, बैंकिंग लाइसेंस नहीं है उनके पास, ठीक है। तो ये रेगुलेट तो होते हैं आरबीआई एक्ट के, ये भी याद रखना, आरबीआई एक्ट 1934, ये चीज दोनों डिफरेंस याद रखना। रजिस्टर्ड हुए अंडर कंपनीज एक्ट और रेगुलेट होता है अंडर आरबीआई एक्ट, ये याद रखना बस। हाँ, आरबीआई तो काम करता है ना ये सब पैसे लेन देन का, तो आरबीआई एक्ट के तहत ही होगा, ऐसा कुछ याद रख लेना। अब देखो, एनबीएफसी बैंकिंग तो लाइसेंस है नहीं उनके पास, तो वो क्या नहीं कर सकते बैंक के जैसा, जो बैंक करता है बट वो नहीं कर सकते। डिमांड डिपॉजिट वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते, चेक इशू नहीं कर सकते, और पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का पार्ट भी वो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते यहाँ पे, कैन नॉट, ठीक है। वो क्या कर सकते हैं बैंक जैसा सेम, वो क्या कर सकते हैं, टर्म डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं इफ ऑथोराइज्ड, लैंड एंड इन्वेस्ट दे सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, फाइनेंसिंग, माइक्रो फाइनेंसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग, ये इसके ऑफर कर सकते हैं। इसलिए तो ये एनबीएफसी में करा जा रहा है ना, ये जो भी प्रोजेक्ट फाइनेंस जो गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म फंडिंग की बात कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। देन इसमें इंपॉर्टेंट कमिटीज है, अगेन स्टैटिक पार्ट बट करंट अफेयर्स के पार्ट में आ सकता है एग्जाम में। उषा थोड़त कमेटी, एनबीएफसी रेगुलेशन, एंड तपन राय वर्किंग ग्रुप, स्केल बेस्ड रेगुलेशन ऑफ एनबीएफसी। तो ये बस याद रखना मोटा मोटी, ये कमिटीज के नाम आ जाए तो जो भी ऑप्शन में एनबीएफसी होगा वही आंसर होगा, ठीक है। तो ये एमसीक्यू है इस हमारे आर्टिकल के बेस पे, इसे जरूर से आप सॉल्व करना। अब और एक है, इंडिया टू रिवाइज एफडीआई नॉर्म्स इन डिफेंस एंड स्पेस सेक्टर। देखो, गवर्नमेंट की जो एफडीआई लिमिट थी ना, गवर्नमेंट की जो एफडीआई लिमिट थी फॉर डिफेंस, डिफेंस की कितनी थी पहले, 74%, ठीक है। स्पेस की कितनी थी, 74, अब उसे 100% करने की सोच रहे हैं अंडर ऑटोमेटिक रूट, सॉरी, दैट इज ऑटोमेटिक रूट, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक रूट और गवर्नमेंट रूट दोनों गवर्नमेंट के रूट्स होते हैं एफडीआई के, तो ये याद रखना, गवर्नमेंट रूट आ जाएगा, सब आपको लगेगा हाँ पढ़ा तो है, बस जल्दी का काम शैतान का होता है ना, तो ये ऑटोमेटिक रूट याद रखना, ठीक है। गवर्नमेंट रूट आ जाएगा तो गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से पढ़ा करना क्वेश्चंस को। तो पार्ट ऑफ इंडिया आत्मनिर्भर, ऑब्वियसली खुद से कर रहे हैं, खुद से सब कुछ बढ़ा रहे हैं, तो आत्मनिर्भर भारत, ये तो कॉमन सेंस है, ठीक है, ये सारा टर्म। तो अब क्या है एफडीआई होता क्या है, आई होप आपको पता ही होगा, इट रेफर टू इन्वेस्टमेंट, अगर कोई फॉरेन की कंपनी या एंटिटी, ठीक है, दूसरी कंट्री की बिजनेस इंटरेस्ट में अगर इन्वेस्ट करे तो उसे हम एफडीआई कहते हैं। जैसे अगर यूएस इंडिया के अगर बिजनेस इंटरेस्ट में इन्वेस्ट करे तो वो एफडीआई होगा, ठीक है ना। और ये सब कैपिटल नहीं होता, ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसे से होता है, ये टेक्नोलॉजी पे भी होता है, मैनेजमेंट पे भी होता है, एक्सपर्टाइज की, हाँ हमारे यहाँ पे एक्सपर्टाइज है नहीं, ट्रेनिंग ट्रेंड स्किल्स है नहीं, तो वो वहां से भेजेंगे, टेक्नोलॉजी हमें कुछ नहीं पता अगर कुछ चीज का, तो वो शेयर करेंगे पैसा, ठीक है। सिर्फ पैसे का नहीं, ये सब में भी देखा जाता है एफडीआई किया जाता है। कंट्रोल वाया कौन से एक्ट में ये एफडीआई कंट्रोल किया जाता है, फेमा एक्ट 1999, रेगुलेटेड किसके द्वारा किया जाता है, आरबीआई एंड डीपी आईआईटी, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है। तो अगर एग्जाम में प्रीलिम्स में आ जाए इट इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई ओनली, तो ये ओनली होगा तो गलत हो जाएगा क्योंकि साथ में डीपीआईआईटी भी है। तो वही एफडीआई रूट इन इंडिया एक ऑटोमेटिक जो अभी है, ये ऑटोमेटिक मींस गवर्नमेंट अप्रूवल की जरूरत नहीं है, नो प्रायर अप्रूवल इज नीडेड। और गवर्नमेंट रूट जो होता है वो पहले क्लियरेंस चाहिए होती है कंसर्न मिनिस्ट्री से, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट क्या होता है, देखो ये अगेन कॉमन सेंस, ये मेंस के लिए मैं बता रही हूँ ताकि अब लिख सको कि एफडीआई अगर होता है इससे हमें क्या क्या होगा फायदा, कैपिटल फ्लो होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, टेक्नोलॉजी एक्सेस हम ज्यादा कर पाएंगे क्योंकि उनके ट्रेन स्किल्स मेंबर को सीखेंगे या भी सिखाएंगे, तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन होगी ना। डिफेंस एंड स्पेस की बेनिफिट से हम ग्लोबल पार्टनरशिप से हमारा इनोवेशन और भी बढ़ा सकेंगे, पार्टनरशिप बढ़ा सकेंगे, ग्लोबलाइजेशन हम पॉजिटिवली ग्रो कर पाएंगे। सो ऑल दीज आर लाइक बेसिक जनरल अवेयरनेस, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैंने यहाँ पे आपको आर्टिकल दिया हुआ है ताकि देखो, पॉलिटी बोलते हैं ना, पॉलिटी भी पढ़ो, ठीक है। पॉलिटी इतना ऐसा नहीं है कि पॉलिटी है ये चैप्टर से आ गया, ये तो करंट अफेयर्स में था, तो आपको करंट अफेयर्स के साथ अगर कुछ रेलिवेंट अगर आर्टिकल्स होते हैं तो वो आपको जाननी जरूरी हो जाती है। तो यहाँ पे एज हम ट्रेड कॉमर्स ये सब बात कर रहे हैं ना, तो उससे रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है हमारा, 301, ठीक है। तो 301 में लिख देना ये वाला एग्जाम्पल, या फिर इकोनॉमी के नोट में 301 लिख देना, तो वही तो हो गया ना, कनेक्टेड, पॉलिटी के साथ इकोनॉमी कनेक्ट करके पढ़ रहे हो, ऐसे कनेक्ट करके पढ़ना है आपको, एक एक सब्जेक्ट वैसा नहीं उठाना,
ठीक है। फिर फॉरेन अफेयर्स एंड फॉरेन ट्रेड कौन से लिस्ट में आता है? यूनियन लिस्ट। कौन से आर्टिकल? 246 लिस्ट वन। चलो ये 246 एंड 301 रिलेटेड टू ट्रेड कॉमर्स ऐसा कुछ आता है, फॉरेन ट्रेड का आता है 246। ये सब थोड़ा याद रखना आर्टिकल, ठीक है। ये क्वेश्चन इसी के हमारे डिस्कशन के बेस पे आप सॉल्व जरूर करना। अब नेक्स्ट क्या है? सेंट्रल प्लान क्यूआर कोड एंड पीएमजीएसवाई रोड। पीएमजी मीन्स पीएम ग्राम सड़क योजना। तो क्या होता है ना, जो एक रास्ता कंस्ट्रक्ट होता है, कभी कभी तो बहुत टाइम लग जाता है, कभी कभी तो मतलब मेंटेनेंस जो भी होना पड़ता है वो होता नहीं है, ठीक है। तो अब क्यूआर कोड अगर यहाँ पे देंगे तो क्या होगा? डिजिटलाइज हो जाएगा, तो हम रियल टाइम ट्रैक कर सकते हैं कि हाँ कब तक हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है, एंड क्या मेंटेनेंस चाहिए, सब हम जान सकते हैं। तो इससे क्या होती है? ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। तो जीएस2 पेपर में भी गवर्नेंस वाला जो पार्ट है ना, वहां पे भी आप ये लिख सकते हो। ई गवर्नेंस आपका एक सिलेबस का पार्ट है। ई गवर्नेंस में ये वाला एग्जाम्पल कोट करके रखो अभी से, ताकि रिसेंट एग्जाम्पल दोगे मार्क्स ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो ये पीएम ग्राम सड़क योजना जो है ये लॉन्च कब हुआ था? 2000, इन द ईयर 2000। क्या करता है कि कनेक्टिंग रूरल हैबिटेशन विथ ऑल वेदर रोड, ताकि उनकी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो, ठीक है। तो रूरल हैबिटेशन कौन कौन से? अगर एक एरिया की पॉपुलेशन मोर देन 500 है और हिली या ट्राइबल रीजन की पॉपुलेशन मोर देन 250 है, तब उनकी जो रूरल हैबिटेशन है वो कनेक्ट किया जाएगा ऑल वेदर रोड। अभी वो किस ये दैट इज पीएम ग्राम सड़क योजना अभी किस के अंडर है? नाउ इट्स अ पार्ट ऑफ पीएम गति शक्ति, ठीक है। तो ये जो पुअर वर्क होता है, लो क्वालिटी काम करते हैं, ठीक है, तो उसी के चलते ऑडिट्स के थ्रू पता चला है ना अभी, इसलिए ये गवर्नमेंट के द्वारा ये स्टेप लिया जाएगा। तो क्यूआर कोड अगेन वही मैंने जो कहा, ई गवर्नेंस इनिशिएटिव जो ऑलरेडी बहुत सारे हैं हमारे कंट्री में, भीम, आधार पे, डिजी लॉकर, ये सब तो है ना, हम जानते ही है। तो इससे हमारी क्या, कुछ भी इमरजेंसी अगर एक्सेस होती है, नेशनल डिजास्टर, पब्लिक ऑडिबिलिटी, ये सारा कुछ इंटरकनेक्टेड वे से हम ट्रांसपेरेंट रख सकते हैं, ठीक है ना। तो एफिशिएंसी बढ़ती है हमारी गवर्नेंस के, है ना। तो यही सारी पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखनी है। तो ठीक है, यहाँ पे पीएम गति शक्ति है ना, तो आज इंडियन एक्सप्रेस में और एक न्यूज आया था, दैट इज गोरखपुर टू पाटलिपुत्र जो हमारा 70th वंदे भारत है, आज से वो लॉन्च हुआ, ठीक है। जो डिस्टेंस तो कम करता ही है, तो बिजनेस टूरिज्म को वो बूस्ट करेगा। तो इसलिए ये भी ना, ये जो वंदे भारत की जो एक्सप्रेस है वो भी अंडर मेक इन इंडिया या गति शक्ति मिशन के अंडर ही आती है। तो एज हमने यहाँ पे गति शक्ति पढ़ा एंड दोनों ही इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड है, तो मैंने एक साथ एक ही पेज में न्यूज लिख दिया, ठीक है, ताकि एग्जाम्पल दोनों आप एक साथ लिख के रखो अपने मेंस नोट में। तो वंदे भारत एक्सप्रेस क्या है? इंडिया की सेमी हाई स्पीड सेल्फ प्रोपेल ट्रेन लाइन। कब हुई थी फर्स्ट फ्लैग? दैट इज सॉरी 2019, राइट, बिल्ड अंडर मेक इन इंडिया एंड गति पीएम, पीएम गति शक्ति, दिस सेम चीज। तो यहाँ पे तो आपको पता ही है, ट्रेन प्रोटेक्शन के लिए फीचर्स, दैट इज हमारे जो वंदे भारत में कवच सिस्टम, ऑन बोर्ड वाईफाई, इंफोटेनमेंट, फुल्ली इंडिजिनियस ट्रेन 18 टेक्नोलॉजी। तो ये वाले टर्म्स थोड़े से याद रखो बस, कि वंदे भारत रिलेटेड है, इस बेसिस पे ये एमसीक्यू जरूर से सॉल्व करना। अब हमारा ये नेक्स्ट न्यूज छोटा सा एक न्यूज था द हिंदू में, द हिंदू नहीं सॉरी इंडियन एक्सप्रेस में था। तो ये जो है ड्रग कॉम्बो टू एक्सटेंड लाइफ स्पैन, देखो एक स्टडी किया गया यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंगले, ये काम की चीज नहीं है, कि रेपामाइसिन एंड मेटमॉर्फिन ये कैन मिमिक कैलोरी रेस्ट्रिक्शन एंड एक्सटेंड लाइफ स्पैन बाय 30% इन एनिमल्स, ठीक है। ये सारी चीजें करते क्यों है, ये काम की चीज क्यों है हमारे लिए? पहले बात तो इस थोड़ी सी बेसिक बायोटेक्नोलॉजी हमारे यहाँ सिलेबस है, तो प्रीलिम्स में हो सकता है। तो ये रंपामाइसिन आप ये याद रखना, इट इनहिबिट्स एमटोर पाथवे यूज्ड फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट, ये याद रखना। मेटामॉर्फिन किस चीज के लिए? बाकी इंफॉर्मेशन आप ये मैंने न्यूज़पेपर से उठाए, याद ना भी रखो, लेकिन T2 डायबिटीज मैनेजमेंट, तो याद रखना ये डायबिटीज रिलेटेड है। एंड यहाँ पे जो हमने कहा ना कैन मिमिक कैलोरी रिस्ट्रिक्शन, कैलोरी रिस्ट्रिक्शन मतलब क्या होता है कि ये लैब में proven to extend life in labs nearly universal in delay age related decline, age related जो भी issues होते हैं या age related जो भी लाइफ में हमारे बीमारी होती है उसको वो डिक्लाइन कर सकता है, तो ऑब्वियसली वो लाइफ स्पेन बढ़ाएगा ना। अगर अभी डायबिटीज कितने लोगों की हो रही है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते कुछ, तो लाइफ स्पेन तो बढ़ने के लिए करते हैं ना हम कोई भी ट्रीटमेंट। तो ऐसा याद रखना कि कैलोरी रेस्ट्रिक्शन लाइफ स्पेन से रिलेटेड है, जो लाइफ को एक्सपांड करता है, ठीक है। तो ये इंडिया की देखो एजिंग पॉपुलेशन, इंडिया में हर घर अभी देखोगे तो मीन्स डायबिटीज ये सब पड़ा हुआ है, तो ये इंडिया के लिए आगे चल के काम आ सकता है ये सब,
आएगा ही ये सब स्टडी। तो ये तो चलो न्यूज़पेपर में बस था। ध्यान की चीज़ ये है कि ये दोनों ड्रग्स एफडीए अप्रूव्ड है, ठीक है, लेकिन अब ह्यूमन में वो ट्रायल करने के लिए बहुत सारे अप्रूवल, क्योंकि एलर्जी होगी, क्या साइड इफेक्ट हो सकती है, एथिक्स रिव्यू सब कुछ करना पड़ेगा, ये ऐसा नहीं है। तो इसलिए 2 मेडिसिन का बस नाम याद रखना। तो इसी पे मैंने क्वेश्चन दिया, आप इसको ज़रूर से सॉल्व करना। एक ऑर्गन ट्रांसप्लांट, एक डायबिटीज रिलेटेड, तो वो थोड़ा याद रखना क्योंकि ऐसे प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं यूपीएससी में। अब हमारा लास्ट टॉपिक आज का जो एडिटोरियल है, वाई चाइना कान ब्लॉक ब्रह्मपुत्र। देखो हाल ही फिलहाल में न्यूज़ में ना बहुत ऐसे राइजिंग स्पेकुलेशन कि हाँ चाइना ब्रह्मपुत्र नदी को ब्लॉक कर देगा, ठीक है, तो इससे हमारे इंडिया में वाटर स्केसिटी आएगा, इकोलॉजिकल डिजास्टर हो सकता है, नॉर्थ ईस्ट में ये सब चल रही है। लेकिन यहाँ पे जो इस आर्टिकल में ऑथर ने क्या कहा है कि देखो इतनी आसान नहीं है, इंडिया मीन्स चाइना ब्लॉक नहीं कर सकता इतनी आसानी से। क्यों? क्योंकि देखो, और इतना इकोलॉजिकल डिजास्टर ऐसा नहीं कि 20% ऑफ 30% ऑफ ब्रह्मपुत्र वाटर ओरिजिनेट होता है चाइना, बाकी तो हमारे इंडिया में ही है ना, और बाकी इंडियन मानसून से, स्पेशली अरुणाचल प्रदेश एंड असम से ही वो बनता है, ठीक है। फिर हाई सेडिमेंट लोड एंड रिवर मॉर्फोलॉजी, देखो ब्रह्मपुत्र में सबसे ज्यादा वन ऑफ द मोस्ट सेडिमेंट लेडन, इतने सारे नदी से ऊपर से पहाड़ से सिल्ट ये सब जमा होते हैं, कंकड़, इसलिए हम लोग कहते हैं ना कि सिल्टेशन की जरूरत होती है फ्लड ताकि रोक सके। तो इसमें अगर वो ऐसा कुछ ब्लॉकेज कर दे तो वो डैम की एफिशिएंसी उनकी कम कर देगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि डैम की एफिशिएंसी यानी हाई एफिशिएंट कुछ और भी इंप्रूव करना होगा, मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, है ना। तो ये सब आईआईटी रुड़की, यूएनईपी ये सब भी कंफर्म किए थे कि ये इकोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन हो जाएगा अगर हम सेडिमेंट फ्लो को, एक चीज नेचुरली ऐसे फ्लो होके आ रहा है उसको अगर हम विघ्न कर देंगे, वहां पे हम बाधा दे देंगे, तो वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा ना। वैसे ही याद रखो। फिर सिस्मिक एंड जियोलॉजिकल, देखो हिमालयन रीजन है, हम सबको पता है मोस्ट टेक्टोनिक एक्टिव जोन, तो ये सब इतनी सारी चीजें करोगे, ब्लॉक करोगे, नेचुरल फ्लो को रोकोगे, तो अर्थक्वेक की आशंका तो आ सकती है ना। और टेक्निकल फिनेंशियल बर्डन, पहले भी एक डैम फेलियर हुआ था चाइना में 1973 बंकियो, वो भी उनको वो भी तो पता है ना कि वैसा हो सकता है। तो वो इतनी आसानी से वो सब नहीं करेंगे क्योंकि उनकी भी बहुत परेशानी हो जाएगी। और इंटरनेशनल ट्रीटी, ब्रह्मपुत्र इज अ ट्रांस बाउंड्री रिवर, किसके के बीच, तिब्बत, अरुणाचल, असम, बांग्लादेश। तो अगर सिर्फ चाइना ऐसा कुछ करता है तो वो वायलेट करेगा इंटरनेशनल वाटर लो को, तो वो डिप्लोमेटिक कन्फ्लिक्ट भी तो होगा ना, उस पर प्रेशर भी तो बनेगा, तो इतना आसान नहीं है कि उसको जो चाहे वो कर लेगा, ठीक है। और बाकी तो डेल्टा फूड प्लेन इकोसिस्टम लाइक हमारा सुंदरबन एंड ये सब, रिवर सॉइल इरोजन होगा, फर्टिलिटी लॉस होगा, इकोलॉजिकल कोलैप्स होगा, सिर्फ हमारा नहीं उनका भी होगा, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ देखो रास्ता आपकी, आपका घर यहाँ है, आपके दुश्मन का घर इधर है, ये रास्ता है, ये दुश्मन का घर अगर रास्ता तोड़ता है तो लॉस सिर्फ आपका नहीं उसका भी होगा, ऐसे याद रखो। तो इतनी आसान नहीं होती, बहुत सारी चीजें होती है कंसिडर करने को भी, ठीक है। तो ये सारे लिख सकते हो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि द फियर दैट चाइना माइट ब्लॉक ब्रह्मपुत्र इज एग्जामिन इन लाइट ऑफ हाइड्रोलॉजिकल इकोलॉजिकल लिमिटेशन फेस बाय चाइना, तो चाइना क्या क्या लिमिटेशन फेस कर सकता है, तो ये सब आप लिख सकते हो, ठीक है। तो आई होप आज का एडिटोरियल जो ऑथर के द्वारा मैंने ये क्रक्स दे दिया, आप ये सब नोट डाउन कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोथ फ्रॉम जीएस पेपर 1 दैट इज जियोग्राफी का पार्ट, जीएस पेपर 3 बिकॉज इट्स इंटरनेशनल रिलेशंस, देन जीएस पेपर 5 क्योंकि असम बेस्ड भी आईआर रिलेटेड ऐसा आ सकता है, ठीक है। तो आई होप यू एंजॉय द सेशन, कल हम फिर मिलेंगे, एंड ज़रूर से एमसीक्यू के आंसर देना, इट्स फॉर यू ओनली, क्योंकि आपका अच्छा रिजल्ट आएगा, आपकी नॉलेज अपग्रेड होगी तो हमें बहुत अच्छी लगेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे, टिल देन अच्छे से पढ़िए, खुश होकर पढ़िए, ठीक है। चलो बाय बाय।